सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। एक तरफ पाकिस्तान में तेल और गैस की नई दरियाफ्तों का सिलसिला जारी है। हुकूमती पॉलिसीज में तसलसल ना होने के बायस गुज़िश्ता चंद बरसों में सरमाया और सरमायाकार दोनों बेहतर मौक़े की तलाश में मुल्क से बाहर निकलते रहे हैं। सरमायाकारी में कमी के नतीजे में ऑयल एंड गैस सेक्टर, खासतौर पर रिफाइनरीज में सरगर्मियाँ महदूद हुई। अब इसका बराह रास्त असर मुल्की पैदावार पर पड़ा और तवानाई की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की हालिया कामयाबियां एक पॉजिटिव इशारा समझी जा रही हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहाट में वाक़े निशपा ब्लॉक में कामयाब टेस्ट किए हैं। इस दरियाफ्त से यौमिया 2280 बैरल तेल और 5.6 मिलियन मुकफ फीट गैस हासिल हो रही है। इससे कबल पोटवा रीजन के ढोक सुल्तान के मकाम पर भी तेल और गैस की दरियाफ्त हुई, जहां से 2113 बैरल यौमिया तेल और 4.13 MMCFD गैस हासिल की गई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में मकामी तौर पर पैदा होने वाला तेल मुल्क की ज़रूरियात का सिर्फ 10 से 15% ही पूरा करता है। बाकी 80 से 85% तेल बैरून मुल्क से इम्पोर्ट किया जाता है। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान में 9 अरब बैरल तक के मुमकिना पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन जब तक इन ज़खायर से अमली तौर पर एक्सट्रैक्शन नहीं होती उस वक्त तक कोई माली फ़ायदा सामने नहीं आ सकता। फैक्ट्स और फिगर्स ये जाहिर करते हैं कि मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में तेल की पैदावार, मकामी पैदावार में 11% और गैस की पैदावार में 7% कमी आई। पाकिस्तान पेट्रोलियम इंफॉर्मेशन सर्विसेज के मुताबिक जनवरी से मार्च में तेल और गैस की पैदावार में 13 और 8% कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में गैस की यौमिया तलब 5500 MMCFD है, जबकि मकामी पैदावार 3300 MMCFD है। इस फ़र्क को इम्पोर्ट गैस से पूरा किया जाता है। फिर पाकिस्तान अपनी बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की तलब पूरी करने के लिए खाम तेल और तैयार मसनूआत पर रिलाई करता है। मुल्क में 5 रिफाइनरीज काम कर रही हैं, मगर ये मकामी ज़रूरियात को पूरा नहीं करती। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक सालाना खाम तेल की खपत 10 से 11 मिलियन टन है, जिसमें से सिर्फ 3 मिलियन टन मकामी पैदावार है। बाकी सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत से इंपोर्ट किया जाता है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इस रवा साल 4 अरब डॉलर से जायद का खाम तेल और 6 अरब डॉलर से ज्यादा की पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट की गई हैं। माली साल 2025 में मकामी पैदावार में कमी के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर पर 1.2 अरब डॉलर का इजाफी बोझ भी इसीलिए बढ़ा है। माहिरीन ये कहते हैं कि मकामी गैस इंपोर्टेड गैस के मुकाबले में कहीं सस्ती है। मकामी गैस की कीमत 3 से 5 डॉलर फी MMBTU है, जबकि कतर से लॉन्ग टर्म मुआहदे के तहत इंपोर्ट की जाने वाली गैस 13 डॉलर फी MMBTU तक पड़ती है। मजीद मकामी पैदावार से गैस की कीमतों में कमी का इम्कान मौजूद है। ताहम खाम तेल की मकामी कीमत आलमी मंडी से मुंसलिक है, जिसे इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस फार्मूले के तहत अरब लाइट तेल के बराबर रखा जाता है। इस तरह अगर 40 डॉलर फी बैरल अरब लाइट ऑयल है तो मकामी तेल भी उसी प्राइस पर बेचा जाएगा। एक अहम पेशरफ्त के तौर पर पाकिस्तान के समंदर में 20 साल बाद तेल और गैस की तलाश में कामयाबी हासिल हुई है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ऑफशोर राउंड 2025 में 53,500 मुरब्बा किलोमीटर पर 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई। इंडस और मकरान बेसन के साथ एक एक्सप्लोरेशन को बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इब्तदाई मरहले में 80 मिलियन डॉलर जबकि ड्रिलिंग के लिए 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्के है। अब इस मंसूबे में तुर्की पेट्रोलियम, यूनाइटेड एनर्जी, ओरिएंट और फातिमा पेट्रोलियम जैसी कंपनीज भी शामिल हैं। इन बोलियों का एक एंगल ये भी है कि हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान के तेल के वसी ज़खायर पर काम करेंगे। एक ऑयल कंपनी को इस कंसोर्शियम की क़यादत दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी शमूलियत से सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और कॉम्पिटिशन को फ़रोग मिलेगा। माहिरीन का यह भी मानना है कि इससे चीन की सरमायाकारी मुतासर नहीं होगी, बल्कि चीनी कंपनीज नए शोबों में मजीद दिलचस्पी भी ले सकती हैं। तवानाई के माहिरीन का यह कहना है कि पाकिस्तान में तेल और गैस की पैदावार में कमी की बुनियादी वजूहात में पॉलिसियों में अदम तसलसल और गैर मुल्की कंपनीज का फॉल आउट शामिल है। अगर इन मसाइल पर काबू पा लिया जाए तो मकामी वसाइल मुल्क की मईशत और आम आदमी दोनों के लिए बड़ी हद तक रिलीफ साबित हो सकते हैं। अब मजीद कितनी पाकिस्तान कवरेज की ज़रूरत है, क्या पाकिस्तान में वाकई ये ज़खायर मजीद मौजूद भी हैं या नहीं, इस पर हम बात करेंगे इरफान खान साहब से, जो लीड जियोलॉजिस्ट हैं पाकिस्तान बेसन स्टडी प्रोजेक्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो नई डिस्कवरी इस वक्त हुई है ये कितनी अहम पेशरफ्त है, और हम देख रहे हैं कि अब बड़े मुल्कों का इस वक्त पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स में इंटरेस्ट है, तो कितने ऑयल रिजर्व्स इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो यहाँ की मकामी खपत भी पूरी कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जो डिस्कवरी की है PPL OGDC ने, जिसमें मैंने भी काम किया थोड़ा सा जब मैं उधर ही था,
इस मेच्योर कोहार्ट बेसन का इलाका है, कोहार्ट रीजन है, इट्स अ मेच्योर बेसन। और इस किस्म के मेच्योर बेसन में स्टिल भी हम समझते हैं कि एक एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल है। और ये जितना ये डेप्थ में गए हैं, जो एक नया रिजर्वायर उन्होंने हिट किया है और उस रिजर्वायर को उन्होंने टेस्ट किया है और जिस किस्म को उसने फ्लो दिया है, तो दैट इज़ न्यू अचीवमेंट। और ये बड़ा अच्छा ऐड ऑन करेगा इसको, बिल्कुल ही ये पूरा ये जो कोहार्ट बेसन है इसको ये और भी ओपन करेगा। और ये हम अच्छा खासा ऐड ऑन वैल्यू करेंगे, चाहे वो गैस हो चाहे वो कंडेंसेट हो, इसमें ऑयल भी हमें मिलेगा। क्योंकि अभी इसके ऊपर के कुछ 5 और जोन हैं जो कि ऑलरेडी और 11-12 और फील्ड्स में ऑलरेडी ये कोहार्ट में दे रहे हैं हमें ऑयल एंड गैस, वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे सारे। तो दैट इज़ अ न्यू वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोहार्ट बेसन अब एक छोटा सा बेसन है, पाकिस्तान के एक ही बेसन है। फॉर एग्जांपल हम इसकी लेते हैं, अगर इस मेच्योर बेसन में हमें नए एक्सप्लोरेशन पोटेंशियल मिल गया तो इसका मतलब है कि स्टिल मेच्योर हमारे कोहार्ट बेसन में इट्स इमेंस पोटेंशियल स्टिल लेफ्ट विच नीड टू बी एक्सप्लोर्ड। और गुड एक्सप्लोरेशन कर रही है OGDCL भी, PPL भी और MOL हंगेरियन ऑयल कंपनी है। ये तीनों बड़े मिलके बड़े तगड़ा काम कर रहे हैं इस पूरे कोहार्ट बेसन में। सही। तो इरफान खान साहब, अब ये जो मज़ीद अगर ये डिस्कवरीज ऐसी और होती हैं तो ये जो पाकिस्तान की टोटल इस वक्त ज़रूरियात हैं उनको किस हद तक पूरा कर सकते हैं? चूँकि जिस तरह हमने अमेरिका का भी इंटरेस्ट इस वक्त देखा और सुना, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई होगी, मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स उनके सामने गई होंगी, तो इतने रिजल्ट मौजूद हैं कि हम इस 85-80% के गैप को भी फिलअप कर सकें और फिर आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स भी कर सकें। हाँ जी, रिजर्व्स तो हमारे पास बिल्कुल हैं। हमारे पास जिस तरह इस कोहार्ट बेसन ने आपको शो किया कि आप इस मेच्योर बेसन को अमूमन हम इस किस्म का लेते हैं कि हम उसको मेच्योर, उसको फील्ड डेवलपमेंट के तौर पे एक्सप्लोरेशन उसमें कम ही करते हैं मेच्योर बेसन में, मतलब। लेकिन अगर इसमें एक नए ज़खायर मिल गए, एक्सप्लोरेशन एंटिटी मिल गई, इसका मतलब है कि इस बेसन में अच्छा खासा पोटेंशियल है और पूरे बेसन को रिवेटलाइज हम कर सकते हैं दोबारा। सिमिलरली पाकिस्तान में जो नीचे आपका सुलेमान का कोई सुलेमान है, आपका बलोचिस्तान है, आपका वेस्टर्न फ्रंटियर है, आपका मारगला हिल रेंजेस हैं, आपके पोटवार का नॉर्थ का रीजन है, ये एंटिटी तो अभी नए, इसमें तो काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं। इसको तो अभी कंपनियां बड़े तगदो कर रही है, इस पर काफ़ी काम हो रहा है और बड़ी मेहनत कर रहे हैं सारी कंपनियां, चाहे वो नेशनल कंपनीज हैं या मल्टी नेशनल हैं, दे आर वर्किंग हार्ड वेरी मच। तो ज़खायर हमारे पास तेल के भी आएंगे और गैस के भी आएंगे। और अभी हम ऑफशोर की बात ही नहीं कर रहे, वो इससे पहले एक सेगमेंट में हम बता चुके हैं कि ऑफशोर में तो है ही पोटेंशियल, वो पोटेंशियल तो है। तो पाकिस्तान इस इंडिजिनस रिसोर्सेज को हमारे पास जितने हम दरियाफ्त कर चुके हैं आज के दिन तक, शायद इतने ही और मौजूद हैं, कंफर्म मौजूद है। हम तो इस पर बिल्कुल श्योर हैं और इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। सही। तो अब ये इसके लिए पाकिस्तान को क्या बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है कि दीगर ममालिक आएँ और वो इन्वेस्ट करें? जिस तरह हम माइंस एंड मिनरल सेक्टर में देख रहे हैं कि बड़ी कंपनीज, बड़ी मईशतें इस वक्त वहाँ दिलचस्पी ले रही हैं, तो ऑयल एंड रिजर्व्स में भी इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी ममालिक की, उनकी बड़ी कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी या लोकली भी हम ये इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं? देखिए, बात आपकी ठीक है। जो बकाया रीजन रह चुके हैं, चाहे वो कोई सुलेमान हो, बलोचिस्तान हो, या आपका बनू रीजन हो, या औरगज़ई रीजन हो, या मारगला के पहाड़ हों, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रीजन है। इस पे इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी लगती है, चाहे वो एक्सप्लोर आप करें, चाहे आपको ड्रिल करें, चाहे मोनेटाइज करें, चाहे पाइपलाइन में दें। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेट इंसर्जेंसीज और मसाइल हमारे चल रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल चल रहे हैं। तो इसके लिए अगर कंपनी बाहर से भी पाकिस्तान आके थोड़ा से शेयर्स डाल के थोड़े से कंपनी को हेल्प आउट हो जाती है, डी रिस्क हो जाता है आपका। ये इतने काबिल लोग हैं कि चाहे वो PPL हो गया, OGDC हो गया, माड़ी एनर्जी हो गया, MOL हो गए, और जो कंपनी इस रीजन में काम कर, दे आर वेरी मच कॉम्पिटेंट इनफ। इनके अच्छे खासे जो साइंटिस्ट है। सिर्फ इनको प्रॉब्लम अगर आती है तो ऑयल गैस रेट्स में आते हैं, आपकी लेवीज टैक्सेस के प्रॉब्लम्स आते हैं, और सिक्योरिटी के इश्यूज बड़े सीरियस आते हैं। अगर ये इश्यूज आप हटा लें तो मैं समझता हूँ कि आपको सुलेमान, सिर्फ कोई सुलेमान और कोहार्ट का जो रीजन है, वो बलोचिस्तान, ये आपको एक नया पाकिस्तान दे सकता है ऑयल गैस के मद में। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब, लीड जियोलॉजिस्ट, पाकिस्तान बेसिन स्टडी प्रोजेक्ट मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करें।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और ये कैलेंडर ईयर अब खत्म होने जा रहा है और हमने देखा कि इस साल सोने की कीमतों में बड़ा होशोबा इजाफा हुआ है और जैसे जैसे अब ये साल अपने अख्ताम की जाने बढ़ रहा है तो एक बार फिर ये नुमाया इजाफा हम होता हुआ देख रहे हैं। और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है गोल्ड की वो ऑलमोस्ट $4,300 तक पहुँच चुकी है और इसी मुनासबत से पाकिस्तान में भी प्राइस पर तोला अब तकरीबन 4.5 लाख के आसपास ही मौजूद है। 2-4 हज़ार रुपये की कभी तेज़ी होती है, कभी उसमें कोई कमी आती है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फिगर 4,500 पर तोला के अराउंड मौजूद है। और इसी मुनासबत से जो 10 ग्राम सोने की कीमत है पाकिस्तान में वो भी अब 3,80,000 से इस वक्त ज़्यादा है। अब नया साल शुरू होगा, नए साल में ये कहाँ तक जाएगा? जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये एक प्रेडिक्शन की थी कि ये कैलेंडर ईयर ख़त्म होने तक 4.5 लाख की जो हद है वो क्रॉस हो जाएगी। अगले साल के हिसाब के एतबार से प्रेडिक्शन की जा रही है कि शायद ये कीमत 6 लाख रुपए पर तोला पाकिस्तान में यानी इंटरनेशनली $5,500 या $6,000 तक भी जा सकती है। कितनी इसकी मुमकिनात हैं और जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया की उसको देखते हुए क्या हो सकता है? जो बड़ी मईशत हैं उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सोने की खरीदारी कर रहे हैं जिसकी वजह से कीमत बढ़ती जा रही है। क्या सूरत हाल रहेगी आने वाले दिनों में, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ग्लोबल गोल्ड एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शान साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो हम हर गुजरते दिन के साथ एक बड़ा इजाफा देखते हैं सोने की कीमत में, फिर अगले दिन कोई मामूली सी कमी हो जाती है, ये उतार चढ़ाव तो जारी है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये मार्केट बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। जी अरबाब, आपने बिल्कुल सही कहा और जैसा आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गोल्ड की बढ़ने की एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वजह है वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स बाइंग करते हैं। जब सेंट्रल बैंक्स बाइंग करते हैं तो वो मिलियंस में नहीं करते, वो बिलियंस में करते हैं। अगर आप इस साल का देखें गोल्ड और सिल्वर जो है उसका पिछले 30 दिनों में गोल्ड जो है वो 4.84% बढ़ा है और सिल्वर जो है 24.54% बढ़ा है। पिछले 6 महीने में गोल्ड बढ़ा है 28% और सिल्वर बढ़ा है 77%। और पिछले 1 साल में गोल्ड बढ़ा है 63% YTD और सिल्वर बढ़ा है 117%। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स ने बाइंग शुरू कर दी और ये बाइंग 2022 से हो रही है पोस्ट कोविड। दूसरा जो बड़ा फैक्टर जो आपने बिल्कुल सही मेंशन किया वो है जियोपॉलिटिकल रिस्क। इन्वेस्टर्स जब नर्वस होते हैं तो हमेशा उस एसेट क्लास में जाते हैं जहां पर उनकी वेल्थ जो है उसको प्रिजर्व होती है और उनके जो एसेट्स हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं। गोल्ड और सिल्वर, रियल एस्टेट, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, ऑयल एंड गैस, ये वो एसेट क्लासेस हैं जो आपको आपकी वेल्थ को प्रोटेक्शन देती है। तो इन्वेस्टर्स ने भी इस साल वो किया जो हमने 1970s में विटनेस किया था। तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें 50 साल पहले की तो 1970s में स्टैगफ्लेशन आया था। तो गोल्ड की कीमत जो है $35 से बढ़कर $850 हो गई थी 20 जनवरी 1980 को। और डॉलर जो है 1976 से लेकर 1981 तक 50% डेप्रिशिएट हुआ था, जिसकी वजह से गोल्ड में इतनी जो है वो जो अपसर्ज है वो आया था। तो उस हालात को मद्देनजर देखते हुए और ये करंट सिचुएशन को हमने जो IQI में फोकस की है अगले साल की, और मेजर ग्लोबल बैंक सब यही कह रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड की कीमत 5,200 से लेके $6,000 पर आउंस। अच्छा। और इस साल मैंने मलेशिया के अखबार में कहा था कि गोल्ड की कीमत जो है 3,000 से लेके $5,000 पर आउंस जाएगी। तो उस वक्त लोगों ने मेरी बात पे इतना गौर नहीं किया और कहा कि शान तुम क्या बात कर रहे हो, इस तरह नहीं होगा, डॉलर बड़ा स्ट्रॉन्ग जाएगा। उसके टोटली ऑपोजिट हुआ। इस साल की शुरू में मैंने कहा था कि डॉलर जो है वो 10 से 15% डेप्रिशिएट हुआ और ऑलरेडी डॉलर जो है वो इट हैज डेप्रिशिएटेड मोर देन 10% YTD। और अगले साल इसी तरह फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे और गोल्ड की कीमत डॉलर मजीद 5 से 10% डेप्रिशिएट होगा। और जितने भी कमोडिटीज हैं, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल एंड गैस है, ये सारे अपसर्ज कर जाएंगे। तो शान साहब, ये इन्वेस्टर्स लेवल पर तो चलें, ये बाइंग पावर है, जाइंट इन्वेस्टर इसको बड़े वॉल्यूम में खरीद रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें ज़रा मासेस लेवल पर, जिसमें मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास लोगों की भी अब ये बाइंग पावर से आउट हो चुका है बिल्कुल, तो ये फिर इसका कारोबार कैसे आगे बढ़ सकेगा जब लोगों की पहुंच से ये दूर होता रहेगा? बिल्कुल आपका ये सवाल है, ये हर कोई यही पूछ रहा है पाकिस्तान में कि गोल्ड की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक आम बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता।
तो उसके 2-3 ऑल्टरनेटिव हैं। सबसे पहले तो लोगों को अपना रिस्क एपेटाइट देखना पड़ता है कि हमारा रिस्क एपेटाइट क्या है, क्या मॉडरेट है, एग्रेसिव है। जो इस वक्त गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं वो बड़े एग्रेसिव है क्योंकि उनको फ्यूचर आउटलुक इसका बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन सिल्वर की इस वक्त जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो बड़ी अच्छी है। जब भी गोल्ड बढ़ा है सिल्वर डबल हुआ है। अभी भी देख लें सिल्वर की जो एप्रिसिएशन है इस साल वो 63% है, और जो गोल्ड की एप्रिसिएशन जो है वो 63% है और सिल्वर की 117% है। तो ऑलमोस्ट ये डबल हो गया हुआ है गोल्ड की एप्रिसिएशन से। सिल्वर की यूटिलाइजेशन जो इंडस्ट्रियल है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से लोग सिल्वर में पोजीशन ले रहे हैं। और इस साल अगले साल के लिए हमने फोरकास्ट की है कि सिल्वर की जो प्राइस है वो $100 से लेके $150 पर आउंस होगी। इस साल 2025 में हमने कहा था कि सिल्वर की जो प्राइस है वो 47 और $53 पर आउंस पे जाके ट्रेड करेगी, लेकिन उसने हमारी फोरकास्ट को बीट कर दिया और सिल्वर इस वक्त $63 पर आउंस पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ख्याल है लोगों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, देखना चाहिए अपनी रिस्क एपेटाइट, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और उनकी एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो 2025 के हालात थे उसमें डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट आए, उन्होंने टैरिफ आयद किया चाइना से, इंडिया से और दीगर ममालिक से, उनके टैरिफ पर इशूज़ रहे, उसमें दुनिया के हालात भी थोड़े से उतार चढ़ाव का शिकार रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, तो इसके बावजूद भी ये कीमत फिर बढ़ती रहेगी जैसी आपकी भी प्रेडिक्शन है और दीगर बड़े बैंक्स की भी और बहुत सारी पब्लिकेशंस की भी प्रेडिक्शन है। तो ये अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है या दुनिया के हालात जब मजीद बेहतर हो जाएंगे तो ये फिर इसमें थोड़ी कमी एक्सपेक्टेड है? ग्लोबल इकोनॉमिक जो फ्रेजिलिटीज और इंस्टेबिलिटीज हैं ये रहेंगी अगले 2-3 साल तक। जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ता रहेगा, डॉलर जब तक डीबेस होता रहेगा, डॉलर जब तक डिप्रिशिएट होता रहेगा, इन कमोडिटीज में एप्रिसिएशन आती रहेगी। और इसी वजह से सारे ग्लोबल बैंक्स यही बात कर रहे हैं, वो बेरिश हैं डॉलर के बारे में और वो ज़्यादा बुलिश हैं कमोडिटीज़ के बारे में। तो जिन लोगों ने अपने एसेट्स प्रोटेक्ट करने, उन्होंने ऑलरेडी रियल स्टेट में पोजीशन ले ली हुई है। रियल स्टेट इस वक्त पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। उसके अलावा गोल्ड है, सिल्वर है, फार्म लैंड, जिनके एग्रीकल्चर के फार्म लैंड है वो काफ़ी पैसा कमाएंगे क्योंकि एग्रीकल्चर की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस है, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं पूरी दुनिया में, कॉपर की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि इन सब चीज़ों में कॉपर लगता है डेटा सेंटर में। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी क्योंकि जब से सारी चीज़ें बनेंगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑयल एंड गैस की यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगी। आर्ट्स, मुश्किल हालात में ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये आपको बड़ा जो है वो रिटर्न्स देके जाती हैं। तो वही ज़माना आ रहा है 1970s वाला जो हमने नवंबर 2020 में अपने न्यूज़ लेटर में लिखा था जो IQI के कि स्टैगफ्लेशन आ रहा है पूरी दुनिया में। उस वक्त बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि स्टैगफ्लेशन क्या है। तो 1970s वाला ज़माना वापस आ गया है जिसमें लोगों ने टेंजिबल एसेट्स में पोजीशन ली थी और अपना फ़ायदा किया था। रोशन साहब, अगर ये गोल्ड की इस वक्त जो बढ़ती हुई कीमतें इसको हम थोड़ा सा पाकिस्तान की इकोनॉमी से, खासतौर पर जो माइनिंग सेक्टर है पाकिस्तान का, उससे कनेक्ट करें तो रेकोडिक में काम हो रहा है, दीगर और अगर कुछ डिस्कवरीज होती हैं जहाँ से गोल्ड बड़ी मिकदार में निकलता है, चूँकि रेकोडिक के भी हम सुनते हैं कि फ़वाइद आने में अभी 2 से 3 साल लगेंगे उसको कैश इन होने में, तो ये कितना फ़ायदा पाकिस्तान को ये पहुँचा सकेगा अगर ये प्राइस उस वक्त तक $6,000 या 6,000 के आसपास कहीं मौजूद होगी तो? जी हाँ, ये जो पाकिस्तान, हमारे यहाँ बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं और नेचुरल रिसोर्सेज के डिपॉजिट्स हमारे हर चीज़ में हैं। तो ऑब्वियसली जब ये चीज़ माइनिंग होगी उसमें टाइम लगेगा, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा 2-3 साल या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो जब ये मार्केट में आएंगी तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा और हम जो है इन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको लेवरेज करके अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, ग्लोबल गोल्ड एंड इकोनॉमिक एक्सपर्ट मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब टैक्स ईयर 2025 में पाकिस्तान के 5.9 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न्स में तकरीबन
39% यानी 2.2 मिलियन रिटर्न ऐसे हैं जिनमें सिफर आमदनी जाहिर की गई है, उसमें कोई आमदनी मौजूद ही नहीं है। और अब जिससे एफबीआर की टैक्स चोरों की निशानदेही और आमदनी बढ़ाने की गैर कानूनी कोशिशों पर इदारे के एक्शन को ज़ाहिर इस वक्त मजीद पेचीदा बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक बात यह भी है कि इंडिविजुअल्स फाइलर्स में 38% जो कि तकरीबन 2.2 मिलियन बनते हैं, उसके साथ कॉरपोरेशंस हैं जो कि 76% यानी 13,739 से 17,873 के दरमियान इनका फिगर है, और फिर एओपीज़ में 47.8% सिफर रिटर्न्स हैं। अब ये अपने अंदर एक बड़ा सवालिया निशान है और एफबीआर की कारकर्दगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान बन सकता है, चूँकि जंक फाइलिंग का रुझान एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के फ़वाइद जैसे कम रेट्स और सरगर्मियों की इजाज़त के लिए, जिससे बगैर टैक्स अदायगी के सहूलतें हासिल की जा सकती हैं। अब इसमें बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर किसी परचेजिंग में या फिर गाड़ियों और मशीनों की रजिस्ट्रेशन से लेकर जो जायदादों में ट्रांसफ़र जैसे मामलात भी इसमें शामिल हैं। 2024 टैक्स ईयर में 68% नील फाइलर्स थे जो मुसलसल बढ़ रहे हैं, और अब जाहिर है इसके जो असबाब हैं उसमें गैर फाइलर्स पर 100% जुर्माने की सज़ा से बचना, सेल्फ असेसमेंट की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना और फिर कैश पर अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी जैसी चीज़ें भी इसमें अब शामिल हैं। लेकिन अब इसमें एफबीआर को क्या करना पड़ेगा, इन नील टैक्स पेयर्स के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई बनती है या नहीं बनती, और इनका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। इकरामुल हक साहब टैक्स हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। तो इकराम साहब, ये जो नील रिटर्न फाइलिंग का रेशो है ये बढ़ता ही जा रही है। इस साल भी तकरीबन 39-40% लोगों ने नील रिटर्न फाइल किए हैं। ये इतना बड़ा फिगर एफबीआर की तवज्जो नहीं है, फोकस नहीं है, या बहुत आसान है इस वक्त ये नील रिटर्न फाइल करके एफबीआर को बेवकूफ़ बनाना? जी बिल्कुल, देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो जनरली भी ये समझते हैं कि उनकी आमदनी कोई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के एतबार से तो टैक्सेबल नहीं है। जैसे बहुत से लोग जैसे एग्रीकल्चर इनकम है या वो हाउस होल्ड खवातीन है, मगर उनके कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी तो इकोनॉमिक है जहाँ वहाँ इन्होंने, चूँकि आपको पता ही है कि ट्रांजैक्शन पे बहुत ज़्यादा रेट रखा हुआ है। अब किसी ने इनहेरिटेंस पे कोई लैंड हासिल की, कोई बेचनी है, बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस पे जब आप अपने आप को नॉन फाइलर या एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पे नहीं है तो फिर टैक्स रेट 200 से 250% तक हो जाते हैं। तो बहुत से लोग तो शायद ऐसे हैं जो महज उस एक्टिव टैक्स पे लिस्ट का फ़ायदा उठाने के लिए ये करते हैं, और बाकी ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग जो हैं जिनकी आमदनी होती हो मगर वो नील की रिटर्न फाइल करके एक चैलेंज भी थ्रो कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई डेटा है तो हमें पकड़ लें। मगर ये बात तो सूरत हाल बहुत अफसोसनाक है कि इतना बड़ा महकमा है और उसके पास अब जदीद टेक्नोलॉजी भी है। अभी हमने क्रैन मैकेंजी को भी जो है वो लिया है, उनका बहुत बड़ा पैसा दिया गया है उनको, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े लोन लिए गए हैं इस सिलसिले में। तो आज डिजिटाइज के ज़माने में बड़ा आसान है कि अगर आप सारे मोबाइल यूज़र जो हैं जिनका बायोमेट्रिक डेटा है उन सबकी रिटर्न्स ले ले, फिर ये ना कहें कि जी कोई ज़ीरो की रिटर्न है कि नहीं है, तो ये आपका एक्टिव टैक्स पेयर वाला मसला हल हो जाएगा। तो जितने एडल्ट हैं वो कम से कम अपना डिक्लेरेशन सिंगल पेज दे दें कि हमारी कोई काबिल टैक्स आमदनी है या नहीं है, और फिर हम डेटाबेस की मदद से देख सकते हैं कि इनकी कोई आमदनी है कि नहीं। अभी देखिए बहुत सा डेटा तो मालूमात की शक्ल में वहाँ पड़ा होता है और लोग देखते हैं, मगर वहाँ पे भी कई दफ़ा बहुत गलत डेटा भी आ जाता है जिसको उन बग्स को क्लियर करना ज़रूरी है। तो अगर हम विद होल्डिंग टैक्सेस इतनी ज़्यादा रखेंगे और टैक्स रेट बहुत ज़्यादा रखेंगे तो फिर लोग नील की रिटर्न्स ज़रूर फाइल करेंगे, मगर ये एक बहुत बड़ी टैक्स एजेंसी के लिए मेरे ख्याल में टैक्स पॉलिसी का मसला ज़्यादा है और उसे इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो अब इकराम साहब, ये एफबीआर का इस पर फोकस इस वक्त नहीं है क्योंकि ये तो हर साल ही ये एक बड़ा फिगर सामने आता है, और अगर ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो ये इससे क्या रेवेन्यू पर भी कोई फ़र्क पड़ता है, या ये सिर्फ एक नंबर है, जस्ट एक अलामती तौर पर तो इसकी सिग्निफिकेंस है लेकिन कोई ख़ास ये फ़र्क नहीं डाल सकता रेवेन्यू पर? जी बिल्कुल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता रेवेन्यू पे, बल्कि इससे सिस्टम ही चौक होता है और बिला वजह लोगों की जो नील की रिटर्न्स है अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर भी एक चैलेंज है कि उनकी कोई आमदनी निकल आए और आपको पता ही ना चले। और इस लिहाज से भी बहुत ये ज़रा कंसर्न की बात है कि IMF जब इनसे पूछती है कि अगर आपकी इस वक्त जो पॉपुलेशन टैक्सेबल है वो से 10 मिलियन है, तो उसमें से एक तो रिटर्न्स ही पहले आधी आ रही हैं 6 मिलियन
और फिर उसमें से भी अगर आप कहते हैं 40% ने कुछ नहीं दिया, तो फिर महकमे की तो कोई कारकर्दगी है नहीं। जो भी टैक्स हमें विद होल्डिंग से, मैं इस दफ़ा भी चेक किया है, 60% विद होल्डिंग से आया। बाकी अगर उसमें रिटर्न्स के साथ और अगर एडवांस का जो आया है टैक्स वो भी जमा कर ले, तो FBR की अपनी कारकर्दगी तो 4-5% से ज़्यादा कभी भी नहीं रही है। तो अगर इतना बड़ा महकमा सिर्फ 4-5% टैक्स इकट्ठा करने के लिए है, तो वो तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं रहती। और शोर इतना ज़्यादा है इस पे कि हम बहुत डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, हम इसको बहुत बेहतर कर रहे हैं। आज के दौर में अगर हम टैक्स बेस निकालना चाहें तो आपको सिर्फ मोबाइल यूज़र पॉपुलेशन से आपको पता चल जाएगा किसके पास हैंडसेट कौन सा है, वो कहाँ ट्रैवलिंग कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है। और ये ऐसा डेटा है जिसको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जाहिर है कि हर एक का बायोमेट्रिक सिम इशू होती है। तो FBR के पास या तो डेटा साइंटिस्ट नहीं है, या डायरेक्शन सही नहीं है, या बिल नहीं है, जिसकी वजह से बिला वजह ये बदनामी हमें हासिल हो रही है कि इस मुल्क के अंदर लोग रिटर्न तो देते हैं। देखिए, रिटर्न या तो टैक्सेबल इनकम की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये जो नील की रिटर्न है, ये तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है कि भाई नील की रिटर्न का क्या मकसद होता है। यानी कि अगर इतनी बड़ी तादाद में कुछ लोग अगर पहले रिटर्न दे रहे थे, उन्होंने कारोबार बंद कर दिए, चले उनकी तो समझ जाती है, वो 3 साल नील की रिटर्न देगी। मगर यहाँ तो इंडिविजुअल्स जो है इनकी कभी कोई टैक्सेबल आमदनी नहीं रही, वो सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स से बचने के लिए इस तरह की रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके लिए बहुत सीरियसली, और हर साल इस पे बात होती है, मगर FBR है कि वो इसको कभी भी अब टैक्स पॉलिसी का ऑफिस अलहदा बना, जो DG टैक्स पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठेंगे इस साल से। अब उनको चाहिए कि वो उसके ऊपर संजीदगी से गौर करें, स्टेक होल्डर से बात करें, टैक्स एक्सपर्ट से बात करें, और जो इस फील्ड को जानते हैं उनसे मिल बैठे और इस सिस्टम को रीवेटलाइज करें और इसको ख़त्म करें, इस नील वाले रिटर्न्स के डेक्लेरेशंस को। तो इकराम साहब, ये FBR में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है क्यों? ये टैक्स पॉलिसी में ये चीज़ रखी क्योंकि ये कि अगर कोई नील रिटर्न भी फाइल कर रहा है वो 2.2 मिलियन यानी 22 लाख के करीब, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 60 लाख में से 22 लाख लोगों की टैक्सेबल इनकम है ही नहीं। उसमें से कई चंद एक लोगों की तो होगी, कुछ तो ऐसे होंगे जो टैक्सेबल इनकम के रेडार में आते होंगे। अब वो उससे उनकी भी बचत हो जाती है और FBR ने भी बिल्कुल उनको छोड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, और बहुत अंडर स्टेटमेंट्स भी हो रही हैं, क्योंकि मसला ये होता है कि फिर इस तरह की रिटर्न जब फाइल होती हैं और उसमें अंडर स्टेटमेंट भी नहीं पकड़ी जाती, तो एक तरह से सवालिया निशान भी कारकर्दगी पे FBR की हो जाता है। बल्कि इसके साथ ही पैरेलल खबर चल रही थी कि इस साल उन्होंने डॉक्टर्स को सिंगल आउट किया और कहा कि इनकी रिटर्न जो आई हैं उसमें 40% एक तो नील के, आप डॉक्टर्स नील के रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं भाई, और दूसरा ये कहा कि उनमें से बाकी भी जो बच गई थी 60%, उनमें से भी कोई काबिल कदर टैक्स नहीं आ रहा है। तो ये तो फिर एक कल्चर बन गया है यहाँ पे गलत डेक्लेरेशंस देने का। या तो फिर आप अपनी जो है उसको पेनल्टी मेजर्स को तेज करें, 2-4 लोगों को एग्जाम्पल बनाएं जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, क्योंकि अगर सिर्फ बातें करते रहेंगे और इस तरह रिटर्न्स लेते रहेंगे तो हमेशा डिस्क्रेडिट होती रहेगी एजेंसी लोगों की नज़र में। इस एजेंसी का तो इतना रोब होना चाहिए कि लोग यहाँ गलत डेक्लेरेशन के बारे में सोचे भी नहीं, चाहिए जाए कि वो नील की रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, और वो भी प्रोफेशनल्स हजरात। तो प्रोफेशनल्स की इनकम अगर इतनी कम डिक्लेयर करके भी बच रहे हैं, तो फिर तो इस एजेंसी को बंद करके कोई नई एजेंसी खड़ी करनी चाहिए। और इकराम साहब, इसमें अगर हम 6 मिलियन तक भी पहुंच गए टोटल टैक्स पेयर्स लिस्ट में, तो उस नंबर का भी कोई फायदा तो नहीं हुआ। अगर उसमें से हम 2 मिलियन को माइनस ही कर देते हैं तो कोई फायदा नहीं, ऑर्गेनिक नंबर तो फिर 4 मिलियन ही आएगा। ये तो महज कागजी कार्रवाई है। ठीक है जी, ये तो वही कागजी कार्रवाई है, बिल्कुल कागजी कार्रवाई। बहुत बहुत कुछ बेहतरीन नहीं हुई। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इकराम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट जून 2025 तक 3.2 से 3.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि कॉस्ट के मुताबिक टैरिफ की वजह से प्रिंसिपल डेट 86 अरब रुपए कम हुई है, मगर लेट पेमेंट सरचार्ज 227 अरब रुपए बढ़ गए हैं। वैसे में IMF स्टॉक रिटायरमेंट की तजवीज़ देता है, जिसमें सेमी एनुअल टैरिफ हाइक्स, बरवक्त नोटिफिकेशन और प्रोग्रेसिव प्राइसिंग शामिल हैं, ताकि RLNG कॉस्ट रिफ्लेक्ट करे और गरीब तबके महफूज रहें।
हुकूमत का मंसूबा 6 साल में 1.7 ट्रिलियन रुपए का प्रिंसिपल क्लियरेंस है, जो तेल और गैस कंपनीज के डिविडेंड्स में 680 अरब, पेट्रोल लेवी बढ़ाकर 85 अरब रुपए फी लीटर और LNG की बचत से मुमकिन हो सकता है। लेकिन आप ये अंदाजे लगाएं कि अगर 85 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर लेवी चार्ज की जाती है तो उससे महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। कॉस्ट गैप्स जो 1.5 ट्रिलियन है 2015 से 2018 तक फ्लैट टैरिफ और LNG की इसी मुद्दत में इंपोर्ट की वजह से ये सामने आया था। अब इसमें UFG के नुकसानात के साथ साथ सब्सिडीज जो कि 410 अरब रुपए बनती हैं हाउस होल्ड या घरेलू इस्तेमाल के लिए दी गई। इसके अलावा पावर कंपनीज के कर्जे 848 अरब और लेट सरचार्जेस 546 अरब शामिल हैं। फिर SNGPL 1.8 ट्रिलियन और SSGC का 1.3 अरब का जो डेट है उसमें टैरिफ डिफरेंशियल्स 805 अरब रुपए, ये सबसे एक बड़ा फिगर मौजूद है। रिटायरमेंट के मैकेनिज्म को हम देखें तो उससे हुकूमत की ग्रांट 680 अरब डिविडेंड से सप्लायर्स जैसे PPL और OGDCL के कर्जे अदा करने हैं, जो वापस डिविडेंड देते हैं और जिससे नेट में डेट भी कम होता है। अब ये एक बड़ा इस वक्त जो डेट है हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ा, क्या इसमें कमी लाई जा सकती है और इसको अर्ली रिटायर किया जा सकता है? इस पर हम बात करेंगे। शुजात फारूक साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइट के, हमारे साथ मौजूद हैं। अब शुजात साहब, ये जो डेट है इस वक्त ज़ाहिर है इसमें जो गैस का सर्कुलर डेट है खासतौर पर गैस सेक्टर का, ये इसमें आवाम का क्या कसूर है जो हम ये देख रहे हैं कि अब इसको ख़त्म करने के लिए लेवी बढ़ाकर आवाम पर बोझ डाला जा रहा है? क्या इसके ऑल्टरनेट ज़राए मौजूद नहीं है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये सर्कुलर डेट पिछले तकरीबन 20-25 साल का इशू है, कोई आज का इशू नहीं है। और सर्कुलर डेट एक गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में देखेंगे तो IPPs आई और उन IPPs के साथ जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी उन्होंने सर्कुलर डेट को जनरेट किया। सेकंड, अगर आप देखें तो जो कुछ हमारी गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज होती हैं, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पेमेंट होती हैं, वो भी सर्कुलर डेट को जनरेट करती हैं कि PSO ने बाहर से पेट्रोल मंगवाया है, आगे डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारों को दिया गया और उन्होंने वो पेमेंट नहीं की है। जो थर्ड फैक्टर है वो आपकी सब्सिडीज है। आपने जिस तरह हाईलाइट किया कि हम पावर और गैस के अंदर अभी भी बिलियंस ऑफ रुपीस में सब्सिडीज दे रहे हैं। अगर इन दोनों सेक्टर्स को आप मिलाएंगे तो 700-800 रुपए से भी ज़्यादा हमारी सब्सिडीज बनती है। और फिर जो चौथी चीज़ है वो गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे कंट्रीज में देखें तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे ऑयल है चाहे गैस है, ये गवर्नमेंट की डोमेन नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आता है और वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो स्पेशली गैस सेक्टर में सुई सदरन और सुई नादरन को देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में भी देखेंगे तो आपको पता है कि इस वक्त हमारी जो डिफरेंट गैपकोज हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व हैं। और अगर आप उनके क्यूमुलेटिव लॉसेस को सिर्फ देखें तो वो तकरीबन क्लोज टू 500 बिलियन रुपीस बनते हैं। तो मेरे ख्याल से ये मल्टीपल इनएफिशिएंसीज हैं कि जो इस सर्कुलर डेट को जनरेट करती हैं। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पिछले 20 सालों का इशू है। शायद लेवी टैक्स लगाने से शायद ये मसला उसी तरह ही रहेगा जब तक हम वो राइट रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे कि जो सर्कुलर डेट को ट्रिगर कर रही हैं। सही, तो शरफ वो राइट रिफॉर्म्स फिर क्या हो सकते हैं? अभी तक हम देख रहे हैं, अब इस हुकूमत का भी जो एक अर्ली फेज था वो निकल गया, बहुत सारे मुश्किल फैसले इनको लेने थे, लिए भी, स्टेबिलिटी भी हम कुछ मैक्रो इंडिकेटर्स में आते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी भी उन राइट रिफॉर्म्स की तरफ जो सफ़र है वो तेज़ी से नहीं हो पा रहा। ख़ासतौर पर जो हमारा सर्कुलर डेट का इशू है, वो चाहे बिजली में हो, वो चाहे गैस में हो, तो ये पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लिए जा सकते हैं? देखिए, वो राइट रिफॉर्म्स आपकी 3 तरह की हैं। नंबर 1 तो डिस्ट्रीब्यूशन से गवर्नमेंट को अपने आप को निकालना चाहिए। अगर आप पावर सेक्टर की जितनी भी रिफॉर्म्स देखें, जब ये डिस्कोज बनाई गई तो डिस्कोज का पर्पस ये था कि ये इंडिपेंडेंट होंगी, ऑटोनोमस होंगी और ये अपने रेवेन्यूज को खुद जनरेट करेंगी। तो डिस्कोज को अगर आप देखें तो बड़े ह्यूज लॉसेस आपको आज भी नजर आते हैं, स्पेशली पेशावर में, कोयटा में, सिंध में। सिर्फ आपको एक नॉर्थ पंजाब की जो डिस्कोज हैं वो आपको वो अपने रेवेन्यूज को जनरेट कर रही हैं। तो नंबर 1 तो गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन से टोटली बाहर निकलना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को और मार्केट को चाहिए कि जिस तरह आपकी देखिए LPG है तो मार्केट फोर्सेस उसकी प्राइसेस को डिटरमिन कर रही हैं और बहुत से लोग LPG को यूज कर रहे हैं। दुनिया में आप देख लें तो LPG चल रही है, यूरोप को देखें, बहुत से कंट्रीज में आप देखें तो LPG है, LNG है। तो शायद हमें ये जो पाइपलाइन है सुई सदरन और सुई नादरन, ये बहुत पुराना मोड था, आज से 30-40 साल पुराना मोड था। इससे हमें
बाहर निकलना होगा। ये आपकी पहली मार्केट रिफॉर्म्स हैं जो हमें बड़ा सीरियसली इसको देखना है। सेकंड जो चीज़ है वो हमारी सब्सिडीज हैं। देखें, अगर हम बिलियंस ऑफ सब्सिडीज देंगे पावर सेक्टर में, अगर हम देखें तो एक तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में क्लोज टू 500 हमारे लॉसेज हैं, ऊपर से हम 700-800 रुपया अभी भी सब्सिडीज दे रही हैं। तो इस सब्सिडीज के कल्चर से बाहर निकलना चाहिए। ये भी मैं आपको अर्ज करूं कि ये सब्सिडीज गरीब को नहीं है, ये बहुत सी सब्सिडीज आपकी गवर्नमेंट को फाइनेंस कर रही हैं, आपके गवर्नमेंट के घरों को फाइनेंस कर रही हैं, और बहुत से एलीट ग्रुप्स हैं जिनको फाइनेंस कर रही हैं। तो ये सब्सिडीज से हमें शायद बाहर निकलना है। थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज करना है। अगर आप आईपीपीज में देखें, अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाई है, जो रिसेंट आईपीपीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएशन हुई है उसके अंदर। लेकिन आप देखें कि हमने 15-20 साल जो कैपेसिटी की मद में चार्जेस दिए हैं, कि बहुत सी ऐसी आईपीपीज होंगे कि जिन्होंने शायद अपनी कैपेसिटी का 10% भी यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन उनको बहुत पेमेंट गई हैं। तो ये सब के सब आवाम की तरफ से पेमेंट गई हैं। ये वो 3 तरह की रिफॉर्म्स हैं, जब तक हम नहीं करेंगे शायद ये सर्कुलर डेट अभी हम ठीक है एक वक्ती तौर पे रिलीफ आ जाएगा, लेकिन आप देखें कि ये पब्लिक की कॉस्ट के ऊपर आएगा, और पब्लिक पहले ही पिछले 2-4 साल में बड़ी सीरियस महंगाई भी फेस कर रही है और उसके साथ टैक्स का बर्डन भी फेस कर रही है। तो इस वक्त ये टाइम है कि जहां पे हमें पब्लिक को मैक्सिमम बचाना है, कि जहां उसकी स्पेंडिंग को हम किसी तरीके से बूस्ट कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, हेड ऑफ रिसर्च हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।